नमस्कार, मैं बजरंग सिंह चारण एसआर आदर्श स्कूल के लाइव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि दोस्तों अपन ने पहले 12वीं क्लास का चौथा चैप्टर पढ़ा, उसके बारे में सारा 12वीं क्लास के चौथे पार्ट का सारा इतिहास मैंने आपको बताया। दोस्तों आज अपन चर्चा करेंगे 10वीं क्लास के दूसरा पार्ट। जो बच्चा 10वीं का है, 10वीं का जो दूसरा पार्ट है सामाजिक विज्ञान की किताब है, जिसमें 10वीं का जो दूसरा पार्ट है हिस्ट्री का पार्ट है, उस पार्ट के बारे में अपन चर्चा करेंगे कि उस पार्ट में कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या क्या अध्याय दे रखे हैं, कैसे कैसे टॉपिक दे रखे हैं। मित्रों उन सब टॉपिकों के बारे में अपन क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। देखो 10वीं क्लास का जो दूसरा पार्ट है उस पार्ट का नाम है संघर्षकालीन भारत। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है दोस्तों संघर्षकालीन भारत। यानी भारत ने जो कष्ट झेले थे, भारत ने जो मुकाबला किया, भारत ने संघर्ष किया, वो उस समय कौन कौन से विदेशी लोग भारत में आक्रमण करने आए, क्या क्या वहां हुआ, उन सब के बारे में अपन क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। संघर्षकालीन भारत इसमें जो बताया गया है 1206 से लेके 1757 तक संघर्षकालीन भारत का समय बताया गया है। लेकिन दोस्तों 1757 तक ही भारत में जो संघर्ष है रुकता नहीं है, क्योंकि इसके बाद में 1757 ईस्वी के बाद में भारत में अंग्रेज आ जाते हैं। यानी 1206 से लेके 1206 से लेके भारत जब आजाद हुआ था 1947 तक भारत ने जो कष्ट है, भारत ने जो दुख है, वो सारे सहन किए। लेकिन अपन जो बात करेंगे वो मध्यकालीन भारत की बात करेंगे। यानी मध्यकालीन भारत का जो समय माना जाता है वो 1206 से लेके 1757 तक मध्यकालीन भारत माना जाता है। उसके बाद में अपना जो तीसरा जो चैप्टर आएगा उसमें आधुनिक भारत का दे रखा है। अंग्रेजों के साथ जो भारत है, आधुनिक भारत, वो तीसरे पार्ट में दे रखा है। लेकिन दोस्तों अभी दूसरे पार्ट में अपन मध्यकालीन भारत के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों ये जो संघर्षकालीन भारत है, इस भारत से पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि बात है 712 ईस्वी की। कब की बात है? 712 ईस्वी। 712 ईस्वी में भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमण हुआ था और उस मुस्लिम का नाम था मोहम्मद बिन कासिम। जैसा कि 12वीं के इतिहास में भी दे रखा है और 10वीं में भी बता रखा है कि मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया था 712 ईस्वी में रावर के युद्ध में, और वहां सिंध का राजा था जिसका नाम था दाहिर सेन। यानी मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध के राजा दाहिर सेन को हराया था। इसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम, ये जो मोहम्मद बिन कासिम था, इसने सबसे पहला आक्रमण किया था भारत में और किसको हराया था? दाहिर सेन को पराजित किया था। ये बात है 712 ईस्वी, पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था। उसके बाद में दोस्तों भारत में तुर्क आक्रमण हुआ। कौन सा आक्रमण हुआ था? तुर्क आक्रमण। तुर्क आक्रमणों में जो सबसे पहले जो आक्रमण किया था उसका नाम था महमूद गजनवी। दोस्तों ये महमूद गजनवी था, ये महमूद गजनवी ये अफगानिस्तान से आया था। महमूद गजनवी, इस महमूद गजनवी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किए। यानी इस महमूद गजनवी ने भारत में कुल 17 बार आक्रमण किए। महमूद गजनवी को कश्मीर के दो राजा थे, एक का नाम था आनंदपाल, एक का नाम था जयपाल। यानी कश्मीर के राजा आनंदपाल और जयपाल से कड़ा संघर्ष करना पड़ा महमूद गजनवी को। और इसी महमूद गजनवी ने गोगा जी के साथ भी युद्ध किया था। और गोगा जी जब युद्ध कर रहे थे, राजस्थान के लोक देवता हैं गोगा जी, यानी गोगा जी जब युद्ध कर रहे थे तब महमूद गजनवी भी साथ में युद्ध कर रहा था और गोगा जी का जो सिर है वो गिर जाता है। यानी गोगा जी का जो सिर है वो गिर जाता है और धड़ चलता रहता है। अब है ना, अपन बात करेंगे 712 ईस्वी में पहला आक्रमण किया मोहम्मद बिन कासिम ने, फिर किया महमूद गजनवी ने, और सबसे ज्यादा भारत में धन लूटा था सोमनाथ के मंदिर से इसी महमूद गजनवी ने सर्वाधिक मात्रा में भारत में धन लूटा था। दोस्तों जो तीसरा जो आक्रमण किया था वो किया था मोहम्मद गोरी ने। किसने किया था? मोहम्मद गोरी ने। ये मोहम्मद गोरी गजनी अफगानिस्तान का था। इस मोहम्मद गोरी ने भी भारत में आक्रमण किया था। इसी मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान से युद्ध किए। लेकिन दोस्तों पृथ्वीराज चौहान के साथ दो युद्ध हुए थे। एक युद्ध हुआ था तराइन का पहला युद्ध,
और एक युद्ध हुआ था तराइन का दूसरा युद्ध। मैं आपको बताना चाहता हूं कि तराइन के पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की जीत हो जाती है, लेकिन तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है और फिर बाद में मोहम्मद गौरी ने भारत पे अपना अधिकार शुरू कर दिया। विद्यार्थियों, मैं आपको और भी बताना चाहता हूं कि इसी मोहम्मद गौरी, ये जो मोहम्मद गौरी था, इसी मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। यानी इसी मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक, ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, ये कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? गुलाम यानी नौकर। ये कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का नौकर था, मोहम्मद गौरी का गुलाम था। जब मोहम्मद गौरी ने भारत पे अधिकार कर दिया, आक्रमण कर दिया, उसके बाद में मोहम्मद गौरी चला गया वापस गजनी अफगानिस्तान और भारतीय प्रदेशों का गवर्नर किसको नियुक्त किया? कुतुबुद्दीन ऐबक को। मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को भारतीय प्रदेशों का गवर्नर नियुक्त कर दिया। इसी कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी के अंदर कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की नींव डाली। यानी 1206 ईस्वी के अंदर कुतुबुद्दीन ऐबक ने कौन से वंश की नींव डाली? गुलाम वंश की नींव डाली। यानी 1206 से लेके, देखो 1206 से लेके 1526 तक जो भारत पे आक्रमण हुए, ये जो टाइम पीरियड कहलाता है 1206 से लेके 1226 वाला जो समय काल कहलाता है, ये दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये दिल्ली सल्तनत के नाम से क्यों जाना जाता है। भाई ऐसी क्या वजह है जिन कारणों से इसको दिल्ली सल्तनत कहा जाता है? क्योंकि यहां पर जो शासकों ने शासन किया था, यानी दिल्ली सल्तनत में जो शासकों ने जो शासन किया था, मुस्लिम शासकों ने शासन किया था, वो शासन अपने आप को सुल्तान कहते थे। क्या कहते थे? सुल्तान। यानी यहाँ के शासक अपने आप को सुल्तान कहते थे। दोस्तों, इस सुल्तान से ही शब्द पड़ा सल्तनत। क्या पड़ा? सल्तनत। यानी इसलिए इस टाइम पीरियड को 1206 से लेके 1526 के वर्ष जितने भी राजाओं ने राज किया, उस समय को दिल्ली सल्तनत कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत के अंदर 5 वंशों ने शासन किया। आपको देखो, आपको ऐसे याद रखना है, एक बार मेरे पीछे बोलो कि दिल्ली सल्तनत में 5 वंशों ने शासन किया। दिल्ली सल्तनत में 5 वंशों ने क्या किया? शासन किया। दिल्ली सल्तनत का समय 1206 से लेकर 1526 के मध्य माना जाता है। अब इन 5 शासकों ने शासन किया, 5 वंशों ने शासन किया। उसकी एक मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक के माध्यम से आपको क्या है याद हो जाएगा। तो कौन कौन से वंश थे उनके बारे में एक ट्रिक बताऊंगा मैं आपको, तो वो ट्रिक आपको क्या हो जाएगी? याद हो जाएगी। तो देखते हैं वो ट्रिक कौन सी है। ट्रिक है गुल खिल तू, गुल खिल तू सैलो। बोलो, गुल खिल तू सैलो। ये अगर आप ये लाइन याद करोगे ना, गुल खिल तू सैलो, बोलो गुल खिल तू सैलो, इससे आपको दिल्ली सल्तनत के वंशों के क्या है नाम याद हो जाएंगे। गु से हो जाएगा गुलाम वंश। कौन सा? गुलाम वंश। यानी गुल से, पूरे गुल से कौन सा हो जाएगा? गुलाम वंश। खिल से हो जाएगा दोस्तों, उसके बाद में कौन सा वंश आता है? खिलजी वंश। तू से हो जाएगा तुगलक वंश। कौन सा? तुगलक वंश। से हो जाएगा सैयद वंश। कौन सा? सैयद वंश। और लो से हो जाएगा लोदी वंश। यानी ये जो गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश, इन 5 वंशों ने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। और इसी लोदी वंश के बाद में मुगल साम्राज्य की नींव डाली जाती है भारत में। ठीक है, तो देखो इस प्रकार से ऐसे पैटर्न से ऐसे तरीकों से आपको इतिहास समझना पड़ेगा। दोस्तों देखो, चाहे कोई भी, चाहे आप इतिहास पढ़ो, चाहे आप राजस्थान जी के पढ़ो, चाहे आप कुछ भी पढ़ो, लेकिन आपको पहले उसकी स्ट्रक्चर, उसकी भूमिका आपको पता होना चाहिए।
अब देखो, सबसे पहले दिल्ली सल्तनत के अंदर गुलाम वंश शासन करता है 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक जिसने शासन किया। दोस्तों, उस वंश का नाम था गुलाम वंश। गुलाम वंश के बाद में आता है खिलजी वंश। कौन सा? खिलजी वंश। ये जो खिलजी वंश है 1290 से लेकर 1320 तक जिसने शासन किया था, उस वंश का नाम था खिलजी वंश। और खिलजी वंश के बाद में आता है तुगलक वंश। 1320 से लेके 1414 तक जो शासन किया था वो किया था तुगलक वंश ने। और फिर बाद में सैयद वंश ने 1414 से लेके 1451 तक शासन किया था सैयद वंश ने। और उसके बाद में शासन किया था 1451 से लेके 1526 तक, यानी 1451 से लेके 1526 तक शासन किया था लोधी वंश ने। और लोधी वंश का अंतिम शासक था जिसका नाम था इब्राहिम लोधी। क्या नाम था? इब्राहिम लोधी। और इसी इब्राहिम लोधी को सबसे पहले बाबर ने पराजित किया था, यानी इसी इब्राहिम लोधी को 1526 में बाबर ने पराजित किया। और बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की क्या डाल दी? नींव डाल दी। यानी बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराकर बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव डाल दी। और अब बाबर ने कहा कि अब मुगल जो शासक बनेंगे, यानी मेरे बाद में जितने भी जो मुगल शासक आएंगे वो सुल्तान नहीं लगाएंगे, वो सुल्तान की उपाधि नहीं लगाएंगे, वो बादशाह की उपाधि लगाएंगे। यानी फिर बाद में नई उपाधि धारण की, बादशाह की उपाधि। यानी मुगल कालीन भारत 1526 से लेकर 1757 तक जो शासन करता है वो शासन करता है मुगल कालीन भारत। यहाँ के जो बादशाह थे, वो यहाँ के जो शासक थे वो अपने आप को बादशाह कहते थे। क्या कहते थे? बादशाह। और दिल्ली सल्तनत के जो शासक थे वो सुल्तान की उपाधि धारण करते थे। किसकी? सुल्तान की। तो देखो, मुगल कालीन भारत में सबसे पहले मुगल साम्राज्य का जो संस्थापक था जिसका नाम था बाबर। इस बाबर का पूरा नाम था मोहम्मद जहीरुद्दीन बाबर। क्या नाम था? मोहम्मद जहीरुद्दीन बाबर। ये बाबर 1526 में भारत आया था। दोस्तों, ये जो बाबर था ये भारत आया था। कहां से आया था? काबुल अफगानिस्तान से आया था। कहां से आया था? काबुल अफगानिस्तान से भारत आया था। बाबर ने काबुल अफगानिस्तान के अंदर काफी लोगों की यहाँ सेना बनाई, लगभग 300-400 लोगों की यहाँ क्या बनाई? सेना बनाई बाबर ने काबुल अफगानिस्तान के अंदर। परीक्षा के अंदर एक सवाल पूछा जाता है कि बाबर का भारत आने का मेन उद्देश्य क्या था। एक प्रश्न पूछा जाता है कि बाबर का भारत आने का मेन उद्देश्य, मेन एम क्या था, उसके कारण बताइए। क्या बाबर यहाँ शासन करने के उद्देश्य से आया था? क्या बाबर यहाँ राज करने के उद्देश्य से आया था? दोस्तों, न तो कोई बाबर शासन करने से उद्देश्य से आया था, न कोई राज करने के उद्देश्य से आया था। ये बाबर काबुल अफगानिस्तान के अंदर खाने के इसको लाले पड़ रहे थे। भूखो मरतो बाबर काबुल अफगानिस्तान में, भूखो मरतो खाना वास्ते कहीं नहीं, तो पहनने वास्ते कपड़ा नहीं था, कोई प्रकार की इसके पास फैसिलिटी नहीं थी। ये गरीब था, बहुत गरीब परिवार से था। जन बाबर सेना बनाई और कहो केड़ी बात है काबुल वालों, अपन गरीब है क्या है, अपने पास खाने को कुछ नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है, अपन गरीब है, अपनी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है। लेकिन अपना पड़ोसी देश भारत जो सोने की चिड़िया कहलाता है, वह बहुत सारा धन है, खजाना है। अपन यहां से 300 या 400 लोगों की एक समूह, एक सेना बनाएंगे और भारत में जाएंगे और वहां लूटपाट करेंगे और वहां से धन चुरा के अपन का लेके आ जाएंगे, काबुल अफगानिस्तान में लेके आ जाएंगे। और फिर अपन क्या है, आराम से जिंदगी बिताएंगे, ऐसो आराम करेंगे, सारी फैसिलिटी अवेलेबल करवाएंगे। लेकिन दोस्तों, ये भारत जाता है, इसने उस समय दिल्ली का शासक था। जब ये भारत आता है बाबर, उस समय दिल्ली का शासक था जिसका नाम था इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी को हरा देता है बाबर। बाबर इब्राहिम लोधी को पराजित करता है। बाबर के अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है। तब बाबर कहता है कि अब मैं तो यहाँ भारत में ही राज करूंगा, मैं तो यहाँ भारत ही रहूंगा, मैं तो अब पाछो काबुल नहीं जाऊंगा। बाबर अपने बेटे हुमायूं से कहता है कि बेटा आप इधर ही रहेंगे, राज करेंगे, अपन भारत नहीं जाएंगे। कॉन्फिडेंस आ जाता है। जैसे
जो व्यक्ति कभी ये सोच ही नहीं सकता है कि मैं 10वीं की परीक्षा पास कर लूंगा, लेकिन वो 10वीं की परीक्षा पास कर लेता है, फिर उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है, वो कहता है नहीं अभी 11वीं करूंगा, 12वीं करूंगा, बीए करूंगा, एमएड करूंगा, नहीं अब मैं तो नौकरी लूंगा। क्योंकि धीरे धीरे स्टेप वाइज व्यक्ति का क्या है, कॉन्फिडेंस बढ़ता रहता है। तो भारत में सबसे पहले बाबर ने शासन किया था, उसके बाद हुमायूं आया, उसके बाद शेर शाह सूरी आया, उसके बाद वापस हुमायूं आया, उसके बाद अकबर आया, अकबर के बाद जहांगीर आया, जहांगीर के बाद शाहजहां आया, शाहजहां के बाद औरंगजेब आया, औरंगजेब के बाद बहादुर शाह प्रथम आए, बहादुर शाह प्रथम के बाद में आया था फर्रुखशेर, फर्रुखशेर के बाद में रफीउद्दौलत, रफीउद्दर्जाद, उसके बाद शाह आलम, शाह आलम के बाद मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला के बाद अकबर शाह द्वितीय, अकबर शाह द्वितीय के बाद में जो मुगल साम्राज्य का जो अंतिम शासक था जिसका नाम था बहादुर शाह जफर, 1857 की क्रांति में ये बहादुर शाह जफर जीवित थे। तो अब आगे की भी स्टोरी मैं आपको बताऊंगा, एकदम सिस्टमेटिक वाइज, सिस्टमेटिक वे से अपन क्या है पढ़ेंगे।